अच्छा सोचिए, हाल ही में खाए गए किसी भी खाने के बारे में, शायद एक सेब या रोटी या फिर सलाद। वो कुछ भी हो, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा का जो सोर्स है वो एक ही जगह से शुरू हुआ था, सूरज की रोशनी से। आज हम उसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो उस रोशनी को जिंदगी में बदल देती है, यानी प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इस धरती पर जो भी जीवन है, मतलब समंदर की सबसे बड़ी व्हेल से लेकर हमारे बगीचे के सबसे छोटे से कीड़े तक, इन अरबों खरबों जीवों को आखिर अपना ईंधन, अपनी एनर्जी मिलती कहाँ से है? इसका जवाब हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सूरज। जी हाँ, सूरज ही वो अल्टीमेट पावर स्टेशन है जिससे हमारी पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर जिंदगी जुड़ी हुई है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं ये समझने के लिए कि जीवन इस एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करता कैसे है। हम कुदरत की शायद सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण कारीगरी को समझने जा रहे हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कमाल की प्रक्रिया है। इसमें हरे पौधे और कुछ दूसरे जीव लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सचमुच में सूरज की रोशनी को खाते हैं। अब अगर ये जादू नहीं है तो और क्या है? और ये प्रक्रिया इतनी ज़रूरी क्यों है? भाई, इसके दो सबसे बड़े कारण हैं जो हम सबको जिंदा रखते हैं। पहली बात, ये पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर फूड चेन का आधार है। हमने जो भी खाया है उसकी एनर्जी आखिरकार इसी प्रोसेस से आई है। और दूसरी, हम जो हर पल सांस ले रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन भी इसी प्रकार संश्लेषण का एक बाय प्रोडक्ट है। कमाल है ना? तो अब तैयार है? चलिए इस कमाल की हरी फैक्ट्री का एक टूर करते हैं। देखते हैं कि इसकी मशीनरी कहाँ है और ये असल में काम करती कैसे है। ये पूरा का पूरा एक्शन, ये सारी कार्रवाई एक बहुत ही छोटी सी फैक्ट्री के अंदर होती है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये इतनी छोटी है कि हमारे नाखून के बराबर पत्ती के एक छोटे से टुकड़े में ही ऐसे लाखों लाखों छोटे पावर हाउस हो सकते हैं। सोचकर ये हैरानी होती है। और देखिए, इस फैक्ट्री के अंदर ना काम का बंटवारा एकदम साफ है। दो मेन डिपार्टमेंट हैं। एक है ग्राना, जिसे हम पावर स्टेशन कह सकते हैं। इसका काम है सूरज की रोशनी से कच्ची एनर्जी को पकड़ना। और दूसरा है स्ट्रोमा, जो असेंबली लाइन की तरह है। यहाँ उस पकड़ी हुई एनर्जी का इस्तेमाल फाइनल प्रोडक्ट यानी कि चीनी बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट से शुरू करते हैं, प्रकाश अभिक्रियाएं या लाइट रिएक्शंस। ये वो पहली चिंगारी है, वो पल जब सूरज की कच्ची एनर्जी को पकड़ा जाता है और उसे बदला जाता है। इसे ना एक तरह के कॉस्मिक पिनबॉल गेम की तरह समझिए। होता क्या है कि रोशनी का एक कण, एक फोटॉन आता है और एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसे जोर का झटका देकर काम पर लगा देता है। अब वो इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह से निकल गया, तो उसकी खाली जगह भरने के लिए पानी का एक मॉलिक्यूल टूट जाता है और गैस कीजिए क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। हाँ, वही ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं। अब ये एनर्जी से भरा इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसकी एनर्जी को छोटी छोटी केमिकल बैटरीज में स्टोर कर लिया जाता है। इसका मेन मकसद है अगले स्टेप के लिए सूरज की एनर्जी को जमा करना। तो इस पहले एक्ट के आखिर में हमें मिला क्या? हमें मिली हैं दो मेन केमिकल बैटरीज, एटीपी और एनएडीपीएच, जो अब पूरी तरह से चार्ज हो चुकी हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बाय प्रोडक्ट भी मिला है, ऑक्सीजन। तो अब इन चार्ज की हुई बैटरीज को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ हम आते हैं एक्ट 2 पर, केल्विन साइकिल। असली कंस्ट्रक्शन का काम यही होता है। अब ये फैक्ट्री उस जमा की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा से ही कुछ ठोस बनाएगी। और इस एक्ट का एक गुमनाम हीरो है, एक एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को। इसका काम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन है बहुत जरूरी। हवा में से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना। और एक मजेदार बात बताऊं, माना जाता है कि रूबिस्को हमारे ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अच्छा, तो ये असेंबली लाइन 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। इसमें रूबिस्को एक CO2 मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, रिडक्शन। यहाँ पर हमारी चार्ज की हुई बैटरीज काम आती हैं। एटीपी और एनएडीपीएच से मिली एनर्जी का इस्तेमाल करके उस CO2 को एक कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, जो कि चीनी के मॉलिक्यूल की बस शुरुआत है। और आखिर में तीसरा स्टेप,
रीजेनरेशन। इसमें थोड़ी और एनर्जी खर्च होती है ताकि ये पूरी असेंबली लाइन रीसेट हो जाए और अगले CO2 मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए तैयार हो सके। और सोचिए, चीनी का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाने में कितनी एनर्जी लगती है? पूरे 18 ATP और 12 NADPH बैटरीज। मतलब हवा से जिंदगी बनाना कोई सस्ता काम नहीं है। और यही बात हमें दिखाती है कि हमारा असली एनर्जी सोर्स सूरज कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखिए, एवोल्यूशन यानी विकास कभी रुकता नहीं है। मुश्किल हालात में ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, ये थोड़ा लड़खड़ा सकता है। इसीलिए कुछ पौधों ने इस प्रोसेस को सुपरचार्ज करने के लिए एक बहुत ही चालाक अपग्रेड तैयार कर लिया। इसे कहते हैं C4 पाथवे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा गर्मी और सूखे मौसम में हमारा हीरो एंजाइम रूबिस्को कभी-कभी कंफ्यूज हो जाता है। वो CO2 को पकड़ने के बजाय गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और इससे पूरी की पूरी असेंबली लाइन ही जैम हो जाती है। ये एक बहुत महंगी गलती है जिसमें काफी एनर्जी बर्बाद होती है। तो बस एनर्जी की इसी बर्बादी से बचने के लिए कुछ पौधों ने एक बड़ा ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। इनकी एफिशिएंसी में अंतर देखिए। ये जो अपग्रेडेड C4 पौधे हैं, वो फोटो रेस्पिरेशन पर न के बराबर एनर्जी बर्बाद करते हैं। वो ऐसी गर्मी में भी फलते फूलते हैं जहां नॉर्मल पौधे स्ट्रगल करते हैं। और ये CO2 को पकड़ने में तो माहिर होते हैं, जैसे कि मक्का या गन्ना। ये सब C4 पावर हाउस हैं। तो ये अपग्रेड काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। असल में ये C4 पाथवे एक CO2 पंप की तरह काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे रूबिस्को एंजाइम के पास पहुंचा देता है ताकि उसे ऑक्सीजन के साथ कंफ्यूज होने का मौका ही ना मिले। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी कार के इंजन को हाई ऑक्टेन फ्यूल का बूस्ट देना ताकि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करे। देखिए, स्रोत सामग्री इस बात को बहुत अच्छे से बताती है कि आखिर में सब कुछ सूरज पर ही निर्भर करता है। इस धरती पर जीवन सूरज की रोशनी से चलता है और प्रकाश संश्लेषण वो इंजन है जो उस रोशनी को हम सब के लिए फ्यूल में यानी ईंधन में बदलता है। ये बात इतनी ही फंडामेंटल है। तो ये थी पूरी कहानी। रोशनी के एक कण, एक फोटॉन से जो लाखों किलोमीटर का सफर तय करके आता है, से लेकर हमारी मेज पर रखे फल में मौजूद चीनी के एक मॉलिक्यूल तक। ये एनर्जी की एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन यात्रा है जो हमारी दुनिया को चला रही है। ये खूबसूरत और शांत सिस्टम है जो अरबों सालों से बिना रुके काम कर रहा है। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे इंसान हमारे एटमॉस्फेयर की बनावट को बदल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो ये प्राचीन प्रक्रिया, ये पुराना सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? क्या पौधे इतनी तेजी से खुद को ढाल पाएंगे? इसका जवाब जो भी होगा, वो हमारे खाने, हमारे क्लाइमेट और आखिर में हमारे ग्रह के भविष्य को तय करेगा।